18 महीनों पुरानी हिंडनबर्ग और अडानी की लड़ाई अब एक नई दिशा में मुड़ गई है। हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त की रात एक रिपोर्ट जारी कर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को इसमें घसीट लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने खुद अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कर रखा था। इसीलिए अडानी ग्रुप को लेकर जांच इतनी धीमी है, क्योंकि अगर जांच तेजी से हुई तो अनियमितता के तार खुद माधुरी बुच के साथ जुड़े निकलेंगे। रिपोर्ट आई तो खलबली मच गई। इन्वेस्टर से लेके एनालिस्ट तक सभी को लगा कि जब 12 अगस्त सोमवार को बाजार खुलेगा तो भारी बिकवाली देखने को मिलेगी। हालांकि अडानी के शेयरों को छोड़कर शेयर बाजार पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा, मगर हिंडनबर्ग ने अब की जो आरोप लगाए हैं उनका शॉर्ट टर्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म में असर हो सकता है। इसकी वजह क्योंकि ये इल्जाम किसी कंपनी पर नहीं बल्कि शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाले नियामक सेबी पर लगे हैं। सेबी दुनिया के 5वें सबसे बड़े शेयर बाजार के नियम कायदों का जिम्मा देखता है। कैपिटल मार्केट में कोई धोखाधड़ी नहीं हो, कोई गड़बड़ झाला ना कर पाए, ये सुनिश्चित करता है। निवेशकों के पैसे सुरक्षित रहें, ये तय करना भी सेबी की ही जिम्मेदारी है। बेसिकली सेबी सिक्योरिटी मार्केट का रेफरी और चौकीदार दोनों है। अब अगर चौकीदार पर ही चोरी में साठ-गांठ के आरोप लगें तो निवेशकों का भरोसा कमजोर होना लाजमी है। इस घबराहट में कब बाजार में भारी बिकवाली हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसी वजह से सेबी ने भी बयान जारी कर कहा कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें पहले पूरा मामला समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। आज के खर्चा पानी में हम आपको यही पूरा मसला समझाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि माजरा क्या है। साथ में ये भी जानेंगे कि हिंडनबर्ग ने सेबी और उसकी चेयरपर्सन माधुरी बुच को क्यों लपेटे में लिया है, माधुरी बुच और उनके पति ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हिंडनबर्ग रिसर्च धांधलेबाजी के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों को एक्सपोज करने के लिए जानी जाती है। 2017 में शुरू हुई ये कंपनी अब तक 63 कंपनियों पर रिपोर्ट जारी कर चुकी है। इनमें से सिर्फ 12 ही ऐसी कंपनियां हैं जो रिपोर्ट आने के समय अपने शेयरों के लेवल से हाई लेवल पर ट्रेड कर रही हैं और 3 ने तो बैंकरप्सी भी फाइल कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट की इंटेंसिटी क्या होती है। अब आते हैं 10 अगस्त 2024 को सुबह 5:24 पर हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। कहा, जल्द ही कुछ बड़ा आने वाला है इंडिया। उसी रात 9:57 बजे हिंडनबर्ग ने एक और पोस्ट किया। इस रिपोर्ट में उसने सेबी और उसकी वर्तमान चेयरपर्सन पर कई आरोप लगाए। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा है कि जनवरी 2023 में हमने अडानी ग्रुप स्कैम पर एक खुलासा किया था, जो कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा था। लेकिन 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अडानी ग्रुप पर अभी तक कोई सरकारी तौर पर कार्रवाई नहीं हुई है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर यह रिपोर्ट जारी की थी, जिसकी बात उसने अपने ट्विटर पोस्ट में की है। इसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप शेल कंपनियों के जरिए अपने ही पैसों को घुमा फिराकर फिर से अपनी ही कंपनियों के शेयरों में लगा रही है और उनके दाम जबरदस्ती तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसे शेयर मैनिपुलेशन भी कहते हैं। इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों को $150 अरब का नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले में जांच के आदेश दिए, जो जांच अभी भी जारी है। आरोप अब कौन कौन से लगाए गए हैं उन पर बात करते हैं। हिंडनबर्ग ने कहा है कि 18 महीने से ज्यादा का समय हो गया, हमने पुख्ता सबूत दिए थे कि अडानी ग्रुप शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर के अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है। 40 से ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया संगठनों ने भी अलग अलग रिपोर्ट के जरिए हमारी रिपोर्ट को सही करार दिया। कायदे से सेबी को भी इस मसले को गंभीरता से लेकर जांच करनी चाहिए थी, रिपोर्ट जमा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने 27 जून 2024 को उल्टे हमें ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। सेबी को हमारे 106 पन्नों के एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने हमसे कहा कि आपने शॉर्ट पोजीशन की जानकारी ठीक से डिस्क्लोज नहीं की थी, आपको और डिटेल में ये जानकारी डिस्क्लोज करनी चाहिए थी। हिंडनबर्ग सेबी की कार्रवाई पर नाउमीदी तो जताया, लेकिन साथ में सेबी पर नए आरोप भी मढ़ दिए। उसने कहा कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों के दाम को बढ़ाने के लिए जिन ऑफशोर फंड्स का इस्तेमाल किया था, सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति खुद उन फंड्स में इन्वेस्टर रह चुके हैं और ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग ने बुच दंपत्ति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन साबित करने के लिए कुछ और जानकारी पेश की। उस रिपोर्ट के मुताबिक बुच दंपत्ति ने IPE+ फंड 1 में
2015 में इन्वेस्ट किया था और 2018 में अपनी सभी होल्डिंग्स इस फंड में बेच दी। हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर के हवाले से कहा है कि ये IPE प्लस फंड 1 वही फंड है जिसकी मदद से अडानी ग्रुप ने अपने भारत के पैसे इधर से उधर किए हैं। उसके मुताबिक IPE प्लस फंड 1 में ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड ने पैसे लगाए थे, जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अपनी कंपनी ATIL असेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पैसे लगाए थे। ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड यानी GDOF के पेरेंट फंड का नाम ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा था कि अडानी ग्रुप से जुड़ी कुछ ऑफशोर कंपनियों ने इसी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाया था। IPE प्लस फंड 1 का एक और अडानी कनेक्शन रिपोर्ट में पेश किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि मॉरिशस में रजिस्टर्ड ये फंड इंडिया इन्फोलाइन IIFL के अंडर आता है, जिसे अनिल आहूजा ने शुरू किया था। जिस समय ये फंड शुरू हुआ उस समय अनिल उसी समय अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर भी थे, जहां उन्होंने 3 बार के टर्म में जून 2017 तक 9 सालों तक अपनी सेवा दी थी। इन आरोपों पर माधुरी पुरी बुच ने कहा कि हिंडनबर्ग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। माधवी और उनके पति धवल बुच ने 15 पॉइंट्स के साथ इस मसले पर अपनी एक सफाई वाला बयान जारी किया। दंपति ने कहा उन्होंने आम नागरिक की हैसियत से इस फंड में 2015 में पैसे लगाए थे, तब वो सिंगापुर में रहते थे। उस समय माधवी ने सेबी को ज्वाइन भी नहीं किया था। बता दें कि माधवी ने 2017 में सेबी को बतौर फुल टाइम मेंबर की तरह ज्वाइन किया था और 2022 में सेबी की चेयरपर्सन बन गई थी। बहरहाल सफाई में आगे कहा गया कि हमने IPE में इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि उसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा थे, जो धवल बुच के बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने स्कूल और IIT दिल्ली में साथ में पढ़ाई की है। अनिल ने सिटी बैंक, JP मॉर्गन और 3i ग्रुप में काम किया है और उनके पास इन्वेस्टिंग में कई दशकों का अनुभव है। सिर्फ इसी वजह से हमने फंड में इन्वेस्ट किया था। जब 2018 में आहूजा ने इस फंड से इस्तीफा दिया तो हमने भी अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। हिंडनबर्ग ने बुच दंपति के जवाबों को लपकते हुए फिर से अटैक किया। 11 अगस्त को एक्सपर्ट पोस्ट करके हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच दंपति की तरफ से बयान आने का मतलब है कि वो हमारी रिपोर्ट को मानते हैं, लेकिन साथ ही उनके बयानों के साथ कुछ और नए सवाल भी उठते हैं। हिंडनबर्ग ने नए आरोपों में कहा कि बुच के सेबी मेंबर बनने से कुछ सप्ताह पहले ही उनके पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड के एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट को लेटर लिखा और अकाउंट को ऑपरेट करने के सारे अधिकार अपने नाम ट्रांसफर करने की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया ताकि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड के इतिहास से माधवी का नाम हट जाए। इसी के कुछ सप्ताह बाद बुच ने सेबी को फुल टाइम मेंबर की तरह ज्वाइन कर लिया था। आरोपों के सिलसिले में आगे कहा गया है कि माधवी सिंगापुर में रहते हुए 2 इक्विटी फर्म चलाती थी, अगोरा पार्टनर्स जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी और दूसरी अगोरा एडवाइजरी लिमिटेड जो इंडिया में रजिस्टर्ड थी। रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2022 तक सिंगापुर वाली इकाई के 100% शेयर माधवी के पास ही थे और मार्च 2022 में जब उन्हें सेबी चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने सारे शेयर अपने पति के नाम कर दिए। हिंडनबर्ग ने कहा है कि सिंगापुर की कंपनियों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने नहीं होते, इसलिए ये नहीं पता चल सकता कि माधवी के सेबी का चेयरपर्सन रहते हुए इस कंपनी ने किस क्लाइंट को सेवा दी और उससे कितनी की कमाई हुई। वहीं इंडिया वाली इकाई अगोरा एडवाइजरी में उनके पास अभी भी पूरी हिस्सेदारी है जो अभी भी एक्टिव है और बुच अभी भी इससे कंसल्टेंसी सर्विसेज देकर कमाई कर रही हैं, जो अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको बता दें कि बुच दंपति ने अपनी सफाई में कहा था कि हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेज का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। माधवी जब चेयरपर्सन बनी तब नियम के हिसाब से उन्होंने सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। इसमें उन इन्वेस्टमेंट्स की भी डिटेल शामिल है जो हमने एक सामान्य नागरिक रहते हुए कभी किए थे। कोई भी अधिकारी उन्हें मांग सकता है। एक अन्य आरोप में हिंडनबर्ग रिपोर्ट माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच पर भी आरोप लगाती है। उसके मुताबिक धवल बुच ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन में एडवाइजर है और माधवी के सेबी के चेयरपर्सन रहते हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नियमों में ढील दी गई, जिससे ब्लैकस्टोन को फायदा हुआ है। इस आरोप पर दंपति ने सफाई दी और कहा कि धवल की ब्लैकस्टोन में नियुक्ति माधवी की सेबी में नियुक्ति से पहले ही हो चुकी थी और धवल ने ब्लैकस्टोन में कभी भी रियल एस्टेट विंग में काम नहीं किया है। धवल को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उनके एक्सपीरियंस के लिए ब्लैकस्टोन ने हायर किया था। बुच दंपति की तरफ से बयान तो आया ही, उसके बाद सेबी ने भी माधवी बुच को डिफेंड करते हुए बयान जारी किया और कहा कि चेयरपर्सन माधवी बुच ने समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े जरूरी खुलासे किए हैं। चेयरपर्सन ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग कर लिया था और उसके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से डील करने के लिए पर्याप्त मैकेनिज्म मौजूद है। सेबी पर अडानी मसले में सुस्ती के जो आरोप लगाए गए थे उस पर भी सेबी ने सफाई दी। कहा कि 24 में से 22 जांच पूरी हो चुकी है। एक जांच 24 मार्च 2024 को पूरी हुई है और आखिरी जांच
पूरी होने की कगार पर है। अभी तक जांच के जो भी फैसले आए हैं उस हिसाब से सेबी कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों को नसीहत भी दी और कहा कि निवेशकों को शांति बनाए रखनी चाहिए। ऐसे रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देने से पहले सही ढंग से तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। इस मामले में सेबी और बुच दंपति के अलावा जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन्होंने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को आधारहीन करार दिया है। एक एक करके उन सभी के बयानों को देखते हैं। अनिल आहूजा, जिन्होंने IPE प्लस फंड को शुरू किया था, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा कि उनके फंड ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के किसी भी बॉन्ड, शेयर या डेरिवेटिव में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं तो पिछले 6 सालों से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरह के आरोपों को सुनकर मैं तो हिल गया हूँ। वहीं IIFL, जो अब 360 WAM बन चुकी है, ये वही कंपनी है जो IPE प्लस फंड 1 चलाती थी, उसने भी अलग से एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि फंड सभी जरूरी मानकों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का पूरी गंभीरता के साथ पालन करता है। कंपनी ने किसी भी फंड के जरिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अडानी के किसी भी शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। उधर कहा है कि हमारे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो मोस्टली 90% तक बॉन्ड्स में ही लगाए गए हैं। उधर अडानी ग्रुप ने भी इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये आरोप पूरी तरह से बदले की भावना से लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए इस तरह के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र किया गया है, हमारा उनके साथ कोई भी कारोबारी संबंध नहीं है। इधर कारोबारी लड़ाई को राजनीतिक गलियारे में भी हवा मिलने लगी है। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सेबी की प्रतिष्ठा को उसके चेयरपर्सन पर लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। उन्होंने ये भी कहा कि माधवीपुरी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। अगर निवेशकों के पैसे डूबते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की है। उधर 12 अगस्त को वित्त मंत्रालय की तरफ से इस मामले पर पहला बयान आया। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय शेठ ने कहा कि इस मसले पर सेबी और संबंधित पार्टियों ने बयान जारी कर दिया है, सरकार को इसमें कुछ और नहीं कहना है। दिन में ही बीजेपी सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पूरी तरह से आधारहीन बताया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शनिवार को रिलीज हुई, रविवार को हल्ला मचा ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर किया जा सके। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अपनी जांच पूरी करने के बाद सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ जुलाई में एक नोटिस जारी किया था। अपने बचाव में जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट पेश की। ये पूरी तरह से आधारहीन है। अब आते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर जिसके आधार पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी और सेबी की चेयरपर्सन माधुरी बुच पर आरोप लगाए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हिंदी में हितों का टकराव कहते हैं। जब किसी पद पर बैठा कोई शख्स अपने निजी फायदों को देखते हुए अपने काम से जुड़ा फैसला लेता है, उसकी प्रायोरिटी अपने निजी फायदे हो जाते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा होती है। और ये स्थिति ना बने इसके लिए सरकारी और निजी दोनों कंपनियां बहुत कड़े नियमों का पालन करती हैं। सेबी की चेयरपर्सन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़े आरोपों पर कारोबारी गलियारे में दो फाड़ है। सेबी के पूर्व फुल टाइम मेंबर हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, किसी को नहीं पता है कि जब जांच चल रही थी तो उन्होंने यानी माधवी ने खुद को इससे अलग कर लिया था या नहीं। आदर्श रूप से उन्हें खुद को इस जांच से अलग कर लेना चाहिए था और इसका खुलासा कर देना चाहिए था कि जिस फंड स्ट्रक्चर को लेकर जांच चल रही थी उसमें उन्होंने निवेश किया था। हालांकि हमने पहले भी जैसा आपको बताया है कि बुच दंपति ने अपनी सफाई में कहा है कि उसने सभी जानकारी सेबी को बता दी है। खुद सेबी और आयकर विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है। इस मसले पर हमने और डिटेल से समझने के लिए एक्सपर्ट से बात की है, सुनिए। देखिए, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके पहले जो मैसेंजर है वेदर दे आर रिलायबल और नॉट, क्योंकि मैसेंजर जो है वो रिलायबल जब तक नहीं होते तब तक हम उनके मैसेज के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप टाइमिंग को समझें तो लास्ट टाइम जब हिंडनबर्ग ने बम फोड़ा था दैट वाज अ बजट टाइम, और उसके पहले वो इंडियन मार्केट्स को हिलाना चाह रहे थे क्योंकि एक कंट्री का प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि रशिया से ऑयल के इंपोर्ट्स को बंद किया जाए, और इसके लिए उन्होंने अदानी को टारगेट करना एक ठीक समझा। और अदानी के इन्वेस्टर्स का भी काफी लॉस हुआ। हमने देखा स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से 80% तक नीचे आ गया था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में क्या हुआ, आज वो सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स थे वो जिन्होंने उस पेन में स्टॉक बेच दिया था, आज वो सारे के सारे पछता रहे हैं। उसके बाद 24 मामलों में जो है वो सेबी ने जांच करी। 24 में से 23 मामले जो है उन्होंने ऑन द कंप्लायंस पाए, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह के कंप्लायंस में कोई छेड़छाड़ नहीं पाई। एक मामला जो रिमेनिंग है उसकी जांच चालू है। उसके बाद हिंडनबर्ग जिन्होंने ये आरोप लगाए थे उनको एक नोटिस भेजा गया और उनको ये बोला गया
कि आप प्लीज आइए और अपनी बात जो है वो यहाँ पे आके इंडिया में रखिए। अब उस नोटिस का जवाब अगर एक रिलायबल मैसेंजर होता है, वो क्या करता है, वो आके आपकी कंट्री के अंदर देता है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार क्योंकि बांग्लादेश को लेके जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री का प्रेशर इंडिया के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ था, और फिर से उन्होंने वही गलती करी, उन्होंने अदानी को टारगेट करने की गलती करी। और अदानी को टारगेट करने के साथ साथ इस बार उन्होंने रेगुलेटर को टारगेट कर लिया। देखिए, हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम रेगुलेटर के साथ मैच नहीं करते, या पर्सनल मतलब कई बार ओपन फोरम्स में भी हम रेगुलेटर को वो बातें बोल चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मामले पे किसी की इंटीग्रिटी के ऊपर आप इश्यू करेंगे। बिकॉज व्हेन दीज इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन सिंगापुर, दे वर द प्राइवेट सिटीजन। और सेबी का 2008 में ही एक मैकेनिज्म बन चुका था। वो मैकेनिज्म जो है एडियर करता है आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, और सेबी ने ऑलरेडी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि माधवी जी ने किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रीच नहीं किया है। बहरहाल इस बीच 12 अगस्त को शेयर बाजारों में रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं दिखा। सेंसेक्स करीबन 57 अंक नीचे 79,648 के लेवल पर बंद हुआ और निफ्टी 20.5 अंक नीचे 24,347 के स्तर पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप के शेयरों में जरूर कुछ ज्यादा नुकसान दिखा। अडानी के 10 में से 8 लिस्टेड कंपनियों के शेयर घाटे में बंद हुए। ग्रुप के शेयरों में 7% तक की गिरावट दिखी है, जिसके चलते निवेशकों को लगभग 53,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदाजा है। बहरहाल खबर लिखे जाने तक जो भी मामले में अपडेट आए थे वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। लल्लन टॉप पर हम अन्य वीडियो के जरिए भी इस मसले को लगातार कवर करते आ रहे हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आगे जो भी अपडेट होंगे उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई और सवाल है, कोई डाउट है, वो भी हमसे जरूर पूछें, हम अलग से वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।